जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस श्रृंखला में हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपका पेपर 2 है। पेपर 1 के लिए दोस्तों हम सब 50 से ज़्यादा वीडियो को अपलोड कर चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट का अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। इसके पहले हम सब जो पेपर सॉल्व किए थे वो आपका 6 फरवरी का पेपर था, जिसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं। 6 फरवरी का आपका पेपर था दोस्तों। इसमें हम सब आज सामाजिक अध्ययन वर्ग के बच्चों के लिए जो आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक अध्ययन से आते हैं, वही 60 क्वेश्चन इसमें आज हम सब कवर करेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? ऑप्शन है पहला पेशावर और मालवा, सेकंड ऑप्शन है पेशावर और मथुरा, थर्ड ऑप्शन है पेशावर और वाराणसी, लास्ट ऑप्शन है पेशावर और उज्जैन। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों पेशावर और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। सेकंड कथन है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। लास्ट कथन है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है करें केवल ए बी सही है दोस्तों, या फिर सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी डी हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला जो कथन है, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए दोस्तों पहला है पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। जो दूसरा कथन है दोस्तों, मनसबदारों की सैन्य दायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? जात कहा जाता था। ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है करें ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है बी सही है परंतु ए गलत है। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ए तथा बी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है ए सही है दोस्तों, ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाया गया दोस्तों? पहला है गंधार, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मास्की, या फिर तीसरा ऑप्शन है टोपरा, या फिर लास्ट ऑप्शन है कालसी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों फर्स्ट जो कंधार में दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोंड राज्य गढ़ कंटका में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है उयाकोंडन उदयार के अभिलेख में, सेकंड ऑप्शन है अकबर नामा में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, या फिर लास्ट ऑप्शन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमराते विलियम मिथवर्ल्ड के वर्णन में। तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर, अकबर नामा में। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। पहले हम कथन समझते हैं। स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। ये तो हो गया कथन। अब कारक हम समझते हैं। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप माना गया है। अब सही हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। करें ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और जो है ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन, दोस्तों कौन सा बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए एक परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। जो तीसरा कथन है दोस्तों, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। या फिर लास्ट जो कथन है, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया। तो पहला जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि बी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है सी और डी सही है। ऑप्शन सी दोस्तों, ए और बी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों बी और डी सही है, ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला जो कथन है दोस्तों, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। अगला जो है दोस्तों कथन, कह रहे 18 से 30 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। 18 से 80 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन से बना होता था। पहला ऑप्शन है, कह रहे ए सही है किंतु बी गलत है दोस्तों। जो सेकंड ऑप्शन है बी सही है किंतु ए गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन करें ए और बी दोनों सही है किंतु ए जो है ए का कारण बी नहीं है। या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है दोस्तों। तो ऑप्शन ए ही आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों सही हैं तथा ए जो है ए का कारण बी है। ऑप्शन लास्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। दोस्तों महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। पहला ऑप्शन हो गया। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। या फिर सी ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। लास्ट ऑप्शन है, टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। अगला जो क्वेश्चन था, यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों? पहला है श्री नारायण गुरु। सेकंड ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। या फिर थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो यह कथन दोस्तों किससे संबंधित है? यह संबंधित आपका है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, राजा राम मोहन राय से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया दोस्तों? किस पे? जाति उन्मूलन पर। पहला ऑप्शन है सनातन धर्म सभा। दूसरा ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी। या फिर थर्ड ऑप्शन है दोस्तों भारत धर्म महामंडल। या फिर लास्ट ऑप्शन है सत्यशोधक समाज। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सत्यशोधक जो समाज था दोस्तों, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें दोस्तों। पहला जो है दोस्तों, पहला कथन है
अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। ये तो कथन हो गया दोस्तों। जो दूसरा कथन है, उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। जो सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। जो थर्ड ऑप्शन है दोनों ए बी दोनों सही हैं। या फिर लास्ट जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, दोनों ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों दोस्तों ए और बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, कौन है? पहला ऑप्शन है एम हुम, सेकंड ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों रमेश चंद्र दत्त, या फिर लास्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे दोस्तों? किसके गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे? कौन कौन से नेता, उसको आपको बताना है। किस किस देश के नेता राजनेता दोस्तों? पहला है भारत, पहला जो ऑप्शन है दोस्तों भारत, यूगोस्लाविया या फिर इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, या फिर लास्ट ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं दोस्तों? कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। जो थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन बी सी डी सही है। इसमें करेक्ट आंसर आपका ए बी और सी सही है दोस्तों। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसके इन ग्रहों के चारों ओर दोस्तों छल्ले होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है दोस्तों? पहला ऑप्शन है 75 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों 78 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। जो थर्ड ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या फिर लास्ट ऑप्शन है 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है दोस्तों? ऑप्शन है पहला क्रम से पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। ऑप्शन बी है दोस्तों क्रम से पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन। ऑप्शन सी है दोस्तों सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रम से पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 3 से 60 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे बजते हैं दोस्तों, तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय होगा दोस्तों। ऑप्शन है 2 बजे 2 PM, 10 AM, या फिर 2 AM, या फिर लास्ट ऑप्शन है 10 PM। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2 PM। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन है पहला अर्ध पर्वताती वन। ऑप्शन बी है दोस्तों शुष्क पर्वताती वन। फिर ऑप्शन सी है दोस्तों शीतोष्ण वन। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहले कथन देखे हैं। करें केवल ए सही है, केवल इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है करें ए तथा बी दोनों सही हैं। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों ए तथा सी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए बी तथा सी सभी सही हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, केवल ए सही है, अर्ध पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। हम पहले कथन को समझते हैं। करें ग्रेनाइट ठोस चट्टानों तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी या सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। अब हम कारक समझते हैं। जो कारक है दोस्तों, पृथ्वी की भूप्रकृति के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं। अब हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है, कह रहे हैं ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन बी है दोस्तों, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु जो है आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, ए गलत है किंतु दोस्तों आर सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए सही है तथा दोस्तों आर गलत है, और जो आर है दोस्तों वह सही व्याख्या किसकी, ए की। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों कथन, मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन बी है, मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ऑप्शन थर्ड है, आप जो कथन है दोस्तों, कह रहे हैं स्थल व समुद्री समीर अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं। अब हम ऑप्शन इसमें देखते हैं। केवल ए सही है। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, केवल ए तथा बी सही है। ऑप्शन थर्ड है केवल बी तथा सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है केवल ए तथा सी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला जो कथन है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। जो दूसरा कथन है दोस्तों, जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं दोस्तों। जो तीसरा कथन है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। अब हम सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। करें केवल ए तथा बी सही है। ऑप्शन बी है दोस्तों, केवल बी तथा सी सही है। ऑप्शन सी है, केवल ए तथा सी सही है। लास्ट ऑप्शन है सभी दोस्तों ए बी सी सही है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ए बी तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है क्योंकि ये दोस्तों, क्योंकि खाली जगह है। पहला है, यह वजन में हल्का होता है, यह अत्यधिक गर्म होता है, यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है ए और बी सही है। ऑप्शन बी दोस्तों ए तथा सी सही है। ऑप्शन सी बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए बी तथा सी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीचे दिए कथन ए और बी पर विचार करें। पहला जो है दोस्तों ए, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन सी है दोस्तों, ए सही है लेकिन बी गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो इसमें जो कथन दिया गया है लास्ट कथन सही होगा दोस्तों, ए गलत है लेकिन जो है आपका बी सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। पहला है दोस्तों, पहला कथन है विवृत खनन। ऑप्शन बी कथन बी है दोस्तों कूपकी खनन। ऑप्शन ओ कथन तीसरा है दोस्तों आखनन। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहे हैं सी ए बी सही है।
ऑप्शन बी है दोस्तों, ए सी बी सही है, या फिर ऑप्शन सी है ए बी और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी ए और सी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा, इसमें आपको क्रम बताना था, प्रक्रिया निकालना, क्रम का क्या होगा दोस्तों, सही आपको क्रम बताना है। इसमें जो सबसे पहले पहले आएगा क्या आएगा, वह आपका आएगा विवृति खनन, ये आपका सही है। फिर उसके बाद इसमें सबसे पहले आपका अखनन आएगा दोस्तों, पहले नंबर पे यह आएगा। फिर इसके बाद अगर हम सब इसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पे यह आएगा, तीसरे नंबर पर आपका यह आएगा। यही ऑप्शन सही होगा। तो यह ऑप्शन आपका किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। कह रहे हैं ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में है, यह तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, या फिर दोस्तों इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। सही विकल्प को आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन है ए तथा ए और तथा बी सही है, ऑप्शन बी है दोस्तों बी तथा सी सही है, ऑप्शन सी है ए तथा सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों ए बी तथा सी सही है। इसमें आपका लास्ट ही ऑप्शन सही है, ए बी तथा सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्रमशः, ऑप्शन बी है दोस्तों दक्षिण अमेरिका और कनाडा क्रमशः, ऑप्शन सी है अमेजन बेसिन और अमेजन बेसिन दक्षिण अफ्रीका क्रमशः, या फिर लास्ट ऑप्शन है डी कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। इसमें हम जिस पे अंकित करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका लास्ट हो जाएगा कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूढ़बद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो धारणा दी गई, पहले हम धारणा को समझते हैं। रूढ़बद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं। ऑप्शन दूसरा कथन है दोस्तों, रूढ़बद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। अब जो कथन तीसरा है दोस्तों, रूढ़बद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। ऑप्शन इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है करें केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों केवल बी तथा सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी तथा सी तीनों सही हैं। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, केवल ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय संस्कृति प्रभाव है दोस्तों। ऑप्शन है पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन बी है दोस्तों केरल लद्दाख, ऑप्शन सी है असम और हरियाणा, ऑप्शन डी है दोस्तों गुजरात और तेलंगाना। इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों केरल और लद्दाख। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली जगह के द्वारा होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है मंत्री उनके मुखियाओं के परिषद, ऑप्शन बी है दोस्तों योग्य नागरिक द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी है दोस्तों निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन डी है पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। यहाँ पे हम सब 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह क्वेश्चन था। अब इससे करें कि यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या करता है दोस्तों। क्या व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है
संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्ष या फिर संसदीय शासन। यह दोस्तों क्या है? ये संघवाद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। किसकी व्याख्या करता है? ये संघवाद की व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीबी से दर्शाती है? पहला है दोस्तों, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। इसमें जो बी ऑप्शन है, राजन एक ठेले पर एक दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी पे दोस्तों यहाँ पे हो जाना चाहिए, उसी पे सो जाता है दोस्तों। जो थर्ड ऑप्शन है, जाय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। ऑप्शन लास्ट है दोस्तों, बीड़ा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सा चलाती है। ऑप्शन इसमें बी आपका सही हो दोस्तों। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है दोस्तों और रात में उसी ठेले पर सो जाता है। यह दोस्तों आपका आंसर राइट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें दोस्तों। पहला कथन है, यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। बी कथन है, इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। जो तीसरा कथन है, इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। अब हम ऑप्शन इसमें देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है केवल बी सही है। ऑप्शन बी ए तथा बी दोनों सही हैं। लास्ट उसी ऑप्शन है दोस्तों, बी तथा सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है सभी ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी तथा सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है पहला, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ। ऑप्शन बी है नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष। ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ। या फिर लास्ट ऑप्शन है अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? ऑप्शन है पहला, यह बेटियों को विवाह के बाद भी पौत्रिक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। ऑप्शन बी है, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ऑप्शन सी है, सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। ऑप्शन डी है दोस्तों, यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के जमीन पर अधिकार मानता है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय खाली जगह के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या याद करने के लिए? भारत के पहले आम चुनाव, भारत की स्वतंत्रता, भारत के आगे जो तीसरा ऑप्शन है संविधान के लागू होने, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों संविधान का लेखन पूरा होने। तो यह दिन मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? संविधान लागू होने के लिए हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वतंत्रता की बात आती है तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। आगे बढ़ते हैं। वकील नहीं कर पाती, उसके केस का
अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा दोस्तों। किस अनुच्छेद द्वारा उसे राज्य सरकार के द्वारा वकील दिया जाएगा? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39A के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं, अब कथन कारक से संबंधित है। पहले हम कथन समझते हैं। ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे के सारे न्यायालयों को मान्य होते हैं दोस्तों। जो इसमें कारक दिया गया है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। हम ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों, तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बात का निर्माण के खिलाफ हुआ था दोस्तों। पहला कथन हो गया। जो दूसरा कथन है बी, तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। ऑप्शन ओ। जो तीसरा कथन है सी, तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। यहाँ पे हम सब ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है केवल ए सही है। ऑप्शन बी, केवल ए तथा बी सही है। ऑप्शन सी है केवल बी तथा सी सही है। ऑप्शन डी है दोस्तों, ए, बी तथा सी सही है। इसमें राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केवल इसमें बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़ें। पहला है दोस्तों, संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जो दूसरा कथन है बी कथन है, जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं केवल ए सही है। ऑप्शन बी, केवल बी सही है। ऑप्शन सी है दोस्तों, ए तथा बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है ना तो ए ना तो बी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको आपको मिलान करना है। करें कॉलम एक सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके और कॉलम वाई दोस्तों विवेचन अर्थ है दोस्तों। अब इसको हमको मिलान करना है। पहला जो है दोस्तों एक करें व्यवहारवादी। अब इसमें हम मिलान ही आपको करके बता देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। व्यवहारवादी किस में जाएगा दोस्तों? व्यवहारवादी आपका चला जाएगा सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। इसके बाद दोस्तों अगर हम सब रचनावादी की बात करें तो रचनावादी आपका किस में जाएगा? रचनावादी आपका हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों बहुविषयक उपागम, यह आपका चला जाएगा दोस्तों फर्स्ट में। नहीं दोस्तों, यह जो आपका रहेगा ये तीसरे में ही रहेगा। जो आपका सी है बहुविषयक उपागम, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं दोस्तों, यह इसमें हो जाएगा। और जो लास्ट है दोस्तों अंतर विषय उपागम, यह आपका फर्स्ट में हो जाएगा। समकालिक ज्ञान में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है पहला, वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी है वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ऑप्शन सी है दोस्तों वह स्थान जहां आखेटक खाद्य संग्रह रहते हैं। या फिर ऑप्शन लास्ट है दोस्तों वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी,
वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? पहला जो ऑप्शन है, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट। ऑप्शन बी है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस डाटा, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों, एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है। लास्ट ऑप्शन जो है दोस्तों, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन आपका लास्ट सही हो जाएगा डी, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? पहला है दोस्तों, अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हों। ऑप्शन बी है दोस्तों, आरक्षण नीति पर लेख। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। ऑप्शन डी है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट दोस्तों, बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब। एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती हैं। निम्नलिखित कौन से शिक्षण सहायक सामग्री की इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, तुलनात्मक समय रेखा। ऑप्शन बी है रेखा आलेख। ऑप्शन सी है प्रगतिशील समय रेखा। ऑप्शन डी है दोस्तों दंड आलेख। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील समय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक और अगर शिक्षक इसका प्रयोग खाली जगह के लिए करता है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है, एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी है दोस्तों, विद्यार्थियों के मनोरंजन। ऑप्शन सी है, अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने। ऑप्शन डी है, व्याख्यान विधि की एक रचना को भंग करने। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है दोस्तों। इस शिक्षण विधि के क्या फ़ायदे हैं? किसको ले जाती है? ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका है। एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका है। इसके फ़ायदे आपको बताना है। जो पहला है कथन है, विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना। जो दूसरा बी कथन है, विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका। जो तीसरा कथन है दोस्तों, स्कूल जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें चौथा कथन भी दोस्तों डी, घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। तो इसमें जो कि फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। ऑप्शन बी है ए, बी और सी सही है। ऑप्शन सी ए, सी और डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन केवल ए सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है पहला परिचर्चा। ऑप्शन बी है प्रदर्शन। ऑप्शन सी है व्याख्यान। ऑप्शन डी है दोस्तों प्रश्न विधि। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, परिचर्चा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है पहला
विद्यार्थियों में सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत करना। ऑप्शन सी है दोस्तों विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को परिस्थिति को सिर्फ एक नज़रिया से देखना सिखाना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। दोस्तों ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? पहला ऑप्शन है वाद विवाद, दूसरा ऑप्शन है परिचर्चा, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र कार्य, ऑप्शन डी है दोस्तों परियोजना कार्य। तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हो तो सबसे अधिक महत्व रखती है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना व उस पर चर्चा करना। ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलियों की विशेषताओं को पढ़ना एवं समझना। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को उनके आसपास पर पाए जाने वाली शैलियों को इकट्ठा करने के लिए कहना। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। तो ऑप्शन इसमें आपका लास्ट हो जाएगा डी, विभिन्न प्रकार के शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने के तथा तुलना करने में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? ऑप्शन है पहला छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, ऑप्शन बी है प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, ऑप्शन सी है छात्रों के मूल्यांकन में, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। ऑप्शन इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा सही, छात्रों के संदर्भ में, छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से, यहाँ से है दोस्तों सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? पहला कथन है विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, बी कथन है अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, ऑप्शन सी कथन है दोस्तों वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। ऑप्शन इसमें जो पहला है दोस्तों कह रहे हैं कि ए तथा बी सही है, या फिर ए तथा सी सही है। ऑप्शन सी है दोस्तों बी तथा सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन ए बी तथा सी सही है, तीनों सही हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोत को उल्लेखित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है सेल्यूलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, ऑप्शन बी है शैल चित्रकला, ऑप्शन सी है कबीर के दोहे, ऑप्शन डी है अशोक स्तंभ। इसमें की जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य, खाली जगह है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना, लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। इसमें आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? पहला जो ऑप्शन है स्मरण, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषण, चौथा ऑप्शन है सृजन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
निम्न में कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है पहला वाद विवाद, दूसरा ऑप्शन है सेमिनार प्रस्तुति, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता परीक्षण, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है दोस्तों कक्षा में चर्चा। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्वतंत्र परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन हम देखते हैं। इस ऑप्शन में जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। इसमें देखिए केवल आ गया, जिसमें केवल आ जाए वो आपका गलत ही होता है। लेकिन हम और ऑप्शन को देखते हैं। मूल्यांकन रणनीतियों शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के साथ समकालित हैं, यह आपका ऑप्शन सही होगा। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है। लास्ट ऑप्शन है यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। आपका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वे किस तरह का आकलन कर रही है? पहला ऑप्शन है पूर्व अवधारणा का आकलन, ऑप्शन बी दोस्तों योगात्मक आकलन, ऑप्शन सी है नैदानिक आकलन, ऑप्शन डी है रचनात्मक आकलन। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व अवधारणा का आकलन। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो खाली है होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पहला कथन है उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, बी कथन है विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला, या फिर ऑप्शन उसी कथन है दोस्तों विद्यार्थियों को एक लंबी समय अवधि के कम का संचयन। अब हम ऑप्शन देख लेते। पहला ऑप्शन है करें केवल ए और बी सही है, बी ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, ऑप्शन सी है दोस्तों केवल ए और सी सही है, ऑप्शन डी है बी और सी सही है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी सही है। यहाँ पे हम सब दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो आपका प्रीवियस ईयर होता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ नए कंटेंट भी आप सबके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसी के साथ यह क्लास इन्हें समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।